बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पेशल फोरम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम जिस शख्सियत को खुशामदीद कह रहे हैं वो अदलिया के उफ़क़ का एक रोशन सितारा हैं, जिन्होंने अपनी जहानत, अदालती फ़हम और असूल पसंदी से निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाने में ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। हमारे आज के मेहमान हैं जनाब मियाँ मुरीद हुसैन साहब, साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। नाजरीन, जिन्होंने कई अहम मुकदमात के तारीखी फैसले सुनाए, जिनमें बदनाम ज़माना डबल शाह केस भी शामिल है। इनकी पेशा वराना बसीरत और कानून फहमी ने न सिर्फ अदालती हलकों में बल्कि अवामी सतह पर भी इनके काम को सराहा गया। आज हम इनसे जानेंगे उनके मुकदमात के पस मंज़र, कानूनी नुकात, अदालती दबाव और उनके ज़ाती तजर्बात जो उन्होंने बतौर जज पाकिस्तान की ज़िली अदलिया में हासिल किए। तो आइए नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर, आपने 1985 में जो है वो पीसीएस का इम्तिहान पास किया। यस। तो हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि सर, सर्विस में आप अपनी मर्जी से आए या पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा जज बने? ये पीसीएस मैंने किया और इसमें जज बनने के लिए मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश थी। मैं अदलिया में रह के आवाम और ख़ास तौर पे जो मुस्तहिकीन थे उनके किसी काम आना चाहता था, ताकि किसी मुस्तहिक को उस इंसाफ उसको मिल सके। और उसके लिए मैंने जो जदोजहद कर सकता था, इवन अगर किसी से सख्त लहजे में वही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के कौल के मुताबिक कि अगर मैं सही काम करूं तो मेरी मदद करना, अगर मैं बुरा काम करूं या कि रास्ते से हट जाऊं तो मेरी इस्लाह करने के लिए मेरी मुआवनत करना। तो मैंने हर जगह यही सोचा और इसीलिए मैं इस प्रोफेशन को चूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब। यानी कि आपने सहाबा की सुन्नत को अपनाया? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ख़ास तौर पे अदल के लिए वो मशहूर हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर है उनके ताबे रह के ही सारा काम हुआ। और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसके आइन मुताबिक सहाबा ने, खुलफ़ाए राशिदीन ने, और फिर हम तो उनके अशरे अशीर भी नहीं हैं, बहरहाल कोशिश की कि इंसाफ हो और मुस्तहिक को उसका हक मिल जाए। ठीक हो गया। सर, आपने 1985 में सर्विस ज्वाइन की। उस दौर में तो जो सहूलियात थी वो ना होने के बराबर थी, बिलाशुबा। तो आपने इतना सख्त दौर जो था वो कैसे उस दौर को गुजारा, और आप कैसे आपने अपने आप को जो है वो इंसाफ के ऊपर और ईमानदारी के ऊपर, दयानतदारी पे आपने कैसे कायम रखा अपने आप को? क्या असूल आपने अपनाए हो? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मेरी पोस्टिंग हुई आफ्टर क्लियरेंस फ्राम पीसीएस, तो अल्लाह के फजल से वो मुझे अगरचे छोटा कमरा मिला, लेकिन मेरे लिए वो कमरा कोई अहमियत नहीं रखता था। मेरे लिए तो ख़ास इंसाफ करना था। इंसाफ तो अगर हम पिछले अपने सहाबा कराम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर पे ज़रा नज़र डालें तो उन्होंने तो मस्जिद में बैठ के तो सारे इंसाफ के फ़ैसले किए, और हमें क्या था। और बहरहाल उस दौर की पिक्चर ज़रा बताना मैं मुनासिब समझता हूँ, ताकि तमाम लोगों को पता लगे कि कैसे एक वो जज की जिंदगी कैसे वक्त किस तरह की थी, कैसे वक्त गुजरा। तो मेरी सबसे पहली जो सैलरी थी वो 1620 रुपये से स्टार्ट हुई 1985 में। और असल है कनात पसंदी। अगर कनात हो तो सारे जितनी ज़रूरियात हैं सब की सब पूरी हो जाती हैं। और अगर 1620 रुपये तनख्वाह थी तो उसी लिहाज से अखराजात भी थे। ये नहीं था हम 1.5 रुपये 2 रुपये या 3 रुपये में नाश्ता हो जाता था, इसी तरह खाना भी उसी हिसाब से मिलता था। और जो कोर्ट का माहौल था, मैं उसके लिए वो तनकीदी निगाह से नहीं कोई बुरा भला कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल था कि मुझे अल्लाह ने इस मसनद के लिए चूज़ किया। और इंसाफ करने के लिए कोई बड़े कमरे की ज़रूरत नहीं, अदालत की ज़रूरत। असल है कि दिल से वो बंदे के एक कुव्वत होनी चाहिए जो इंसाफ के लिए उसे कह रही हो इंसाफ करे। कुव्वत ईमानी।
क़ुव्वत ईमानी अल्हम्दुलिल्लाह उस पे कायम रहे और जितनी तनख्वाह मिली उसी में बजट बनाया और उसी में ज़िंदगी गुजारी और अल्लाह के फजल से कभी कोई मुझे एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ी, उसी में से ज़रूरियात पूरी होती। ठीक होगा सर। ये तो आपने अपनी सैलरी के बारे में बताया कि आपकी 1620 रुपये जो थी वो सैलरी थी। इसके साथ ये बताएं कि सर उस वक्त जो एक जज होता था, सिविल जज, उसको कोई सहूलियात भी थी, कोई घर, कोई गाड़ी, किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट की तरफ से सहूलत मिलती थी? इवन गाड़ी तो क्या, पंखा, यानी जो ये आज की सहूलियात हैं, जो एसी छोड़ के कूलर, एयर कूलर भी नहीं होता था। अच्छा। और हम एक पंखा वो जो गिन के चक्कर लगाता था वो बहरहाल उस वक्त में हमने वक्त अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा। तो सहूलियात यानी गाड़ी तो सोचा ही नहीं जा सकता। इवन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास भी उन दिनों गाड़ी नहीं थी। अच्छा, ठीक। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो इब्तदाई थे उनके पास सरकारी गाड़ी नहीं थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होती रही, वो सहूलियात में आती गई। तो बहरहाल ये जो मैं अब भी ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ये जो कोई फ़ैसला वगैरह या आजकल जो मैं प्रैक्टिस जो कर रहा हूँ उसमें हाथ से मैं अच्छे भले ड्राफ्टिंग कर लेता हूँ। उन दिनों चूँकि स्टेनोग्राफर हमारे पास सहूलत होती नहीं थी तो हम हाथ से ये सारे फैसले लिखते थे और अच्छी भले हमें ये कहा जाता था कि 15 जजमेंटें ज़रूरी हैं एक सिविल जज के लिए कंटेस्टेड, और वो पूरी करे। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह महीने की हम पूरी 15 करते थे कंटेस्टेड जजमेंट। ठीक है। तो हाथ से लिखते थे। तो कोई सहूलत उन दिनों थी नहीं, लेकिन शुक्र है कि हम तो मुनसिफ के इंसाफ की कुर्सी पे थे। सर आपकी पहली पोस्टिंग किधर हुई? मेरी पहली पोस्टिंग रावलपिंडी में हुई बतौर सिविल जज। बतौर सिविल जज। ठीक है। तो उन दिनों रावलपिंडी और इस्लामाबाद ट्विन सिटी थे। अच्छा, ठीक। तो अदालतें वहीं रावलपिंडी में थी। तो मेरे सीनियर सिविल जज साहब सैफुर रहमान बलोच से, जो लेटर ऑन बतौर जज हाई कोर्ट, ऑनरेबल जज हाई कोर्ट रिटायर हुए। बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक था? नहीं, ये खुशाब के थे। अच्छा, खुशाब के थे। ठीक। तो फिर एक वक्त आया कि मैं खुद भी खुशाब में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के तौर पे किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका घर भी देखने की मुझे सादत नसीब हुई। तो वो बहुत ही नेक, पारसा, दयानतदार और कॉम्पिटेंट थे। ठीक। तो उन्होंने वही, यानी कि सर आपने बताया कि एक जज के लिए ये ज़रूरी है कि वो कनात पसंद हो, वो उसमें क़ुव्वत ईमानी हो, जी, और वो उस पर कायम रह के एक दयानतदार जज बन सकता है। मेरा शुक्र। अगर आप इन असूलों को अपनाएंगे तो आप जो है वो इंसाफ की जो तराजू है उसको, उसकी तकड़ी को कायम रखेंगे, सही मायनों में आप उसे तोल सकेंगे। अगर आप जो है कनात पसंदी को छोड़ देंगे और आप दूसरे रास्तों पे चल जाएंगे तो फिर आप इंसाफ नहीं कर सकते। फिर कहते हैं ह्यूमन वांट्स नेवर सेटिस्फाइड। अगर तो डिज़ायर बंदा शुरू कर दे, कनात पसंदी ना आए, तो वो तो किसी जगह मुतमईन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो लेकिन ये कि हमने बताओ जब ये शोबा चुना तो इसलिए नहीं चुना था कि जी इसमें कोई मनी अर्निंग होगी, मैं बड़े बड़े प्लाजे बनाऊंगा, मैं बड़ी बिल्डिंगें बनाऊंगा। आपने इंसाफ करने के लिए इसको चुना था, आपको शौक था कि मैं इंसाफ करूं। हाँ जी, कायम रहे, अल्लाह ने तौफीक दी। सर आपने बतौर जजी तकरीबन आप जो है वो 33 इयर्स आपने जो है वो आपने बतौर जजी की है, काम किया है, जज रहे हैं। तो आपने बहुत से अहम मुकदमात की समाअत भी की, तो कोई अहम मुकदमा जो आप हमारे जो है व्यूअर्स से शेयर करना चाहें? चले, बहुत ज़्यादा बहरहाल फ़ैसले किए, लेकिन उनमें से जो चीदा एक दो हैं वो चूँकि वक़्त की तंगी के पेश नज़र फिरदार है, मैंने वो बताता हूँ। एक तो ये कि 2002 में इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन, जिसमें शहबाज शरीफ साहब, कुलसूम नवाज़ साहबा मोहतरमा अल्लाह मग़फ़िरत करे उन्हें, ये मुजतबा शजाउर रहमान साहब, ये अपना साद रफ़ीक साहब, ये कैंडिडेट थे और मैं रिटर्निंग ऑफिसर था। अच्छा, ठीक है। तो उन दिनों शहबाज शरीफ साहब और मोहतरमा
कलसूम नवाज साहबा मोहतरमा अल्लाह मग़फ़िरत करे, वो गरीक़ रहमत करे, वो थी सऊदीया में। तो ये उन्होंने जब नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए तो एतराज़ सिर्फ ये आया कि जी उनके कुछ एरियर हैं सुई गैस के, तो दूसरे वो यूटिलिटी बिल्स के। तो उसी वक्त उनके जो वहाँ रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा कि जी हमें 1.5 आवर टाइम दे दें, वी आर रेडी टू डिपॉजिट होल दी एरियर्स ऑफ दी यूटिलिटी बिल्स। तो बस एक ही ऑब्जेक्शन था। हाँ, एक के जी ये अवेलेबल नहीं है इन पर्सन, तो लिहाजा ये पेपर एक्सेप्ट नहीं हो सकते। वो ये बात क्यों कर रहे थे, लेकिन क्या कानून था कानून उस वक्त ये था कि उस वक्त जो कैंडिडेट ही वाज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन पर्सन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन पेपर और एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी। ठीक। ओनली सेकेंडर एंड प्रपोजर वर रिक्वायर्ड एंड दे वर प्रेजेंट। ठीक। तो और वो प्रेजेंट थे वहाँ पे। वहाँ तो मैंने वो अल्लाह के फजल से तौफीक से वो नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट किए, अगरचे उसमें डिफ़िकल्टी फिर बाद में मुझे भी और मेरी डिपार्टमेंट को भी थोड़ी फीस फेस करनी पड़ी। तो लेकिन वो ऐसे होता ही है थोड़ा बहुत। तो मगर आपने इंसाफ किया अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल एग्जैक्ट जो इन कानून और ज़ाब्ता था उसके मुताबिक नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट किए। और हमें अदलिया के सारे जजेस तकरीबन इंसाफ और कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक काम करते हैं। और ज़ाब्ता और कानून जब इजाज़त दे रहा हो तो फिर उसमें कोई बड़ी गन हो या छोटी गन हो उसका कोई फैसला फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर उसमें दयानतदारी से सीधे आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा सर, अक्सर हम अखबारों में देखते हैं या लोग टॉक शोज़ पे बैठे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तो बात कर रहे होते हैं कि जो पाकिस्तान की जुडिशरी है उसका 130वां नंबर है, कोई कहता है 132वां है, कोई कहता है 137वां है। ये जुडिशरी की बहुत बुरी हालत है। एक तो ये मंजरनामा हर वक्त जो है वो हमारे सामने है। तो आप सर 33 ईयर आपने एज अ जज काम किया है, 33 साल मुंह से कहते हैं बहुत लंबा अरसा होता है। आप तो इस इंस्टीट्यूशन के पार्ट रहे हैं, आप अंदर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इसमें कितनी सदाकत है कि जो हमारी जुडिशरी के ऊपर ये मनफी बातें फैलाई जाती हैं या एकदम उनको मौजू बना के जो है बैठ जाते हैं 4-5 लोग और उसको रगड़ा लगाते हैं जजेस को भी। फिर इस पर रूलिंग भी आई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आए, फिर पीका लॉ भी आया, उसमें अमेंडमेंट आई। तो मतलब ये क्या इसमें कितनी सदाकत है? मैं तो अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह गवाह है कि किसी पे कोई प्रेशर नहीं होता। ठीक है। ये ज़ाती हैसियत में अगर कोई प्रेशर लेना चाहे तो वो उसकी मर्ज़ी, लेकिन ये कि नहीं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको कोट करना चाहता हूँ। ठीक, ज़रूर। वो ये कि एक दिन मैंने लाहौर मेरी पोस्टिंग थी बतौर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, तो एक अपील मेरे सामने पेश हुई। अच्छा। उसमें आर्गूमेंट्स हुए तो मैंने वो देख के जब देखा कि वो अपील मंजूर होती है तो मैंने वो अपील उसी तरह इन अकॉर्डेंस विद लॉ वो डिस्पोज ऑफ कर दी, फैसला कर दिया। वो मुझे वो सामने जो वकील साहब थे जिनके ख़िलाफ़ ये गया तो उन्होंने एक जुमला बोला। वो सेंटेंस उनका ऐसे था कि जी ये तो फिर ऐसे ही होना था। अच्छा। तो मैंने कहा व्हाट डज इट मीन, आप इसकी क्या मुराद है, कहना चाहिए, ज़रा एक्सप्लेन करें। उन्होंने कहा जी इसमें मिस्टर जस्टिस फलक शेर साहब के सगे भाई हैं। ये वो चीफ जस्टिस थे उस वक्त? उन दिनों चीफ जस्टिस हाई कोर्ट थे। अच्छा, ठीक है। तो ये उनके भाई हैं, तो आप कैसे उनके खिलाफ फैसला करते हैं? आपने उनके भाई के खिलाफ फैसला किया? ये देखें कि वल्ला मुझे कोई पता नहीं था कि इसमें मिस्टर जस्टिस फलक शेर साहब के भाई उसमें पार्टी, सिटिंग चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का भाई उसका केस आपकी कोर्ट में। तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो कौन है, ये भाई लगता है या क्या, मतलब जैसे मतलब चीफ जस्टिस साहब ने आपको अप्रोच नहीं किया, कोई सुनया नहीं को आया जिन्होंने पंजाबी कहते हैं
कि यार इसको देख लें जरा, ये मेरा भाई है, ये भी नहीं कहा। उनकी इतनी दयानतदारी और ईमानदारी है। यानी मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि ये कहा जाता है कि जी ये कह के तो रिकमेंडेशन करके जी फैसले ले लेते हैं। मैं वो कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बड़ास तक नहीं, मेरे ज़हन में भी नहीं, मेरी दूर दूर ख्वाब में भी आपके फरिश्तों को भी नहीं पता, फरिश्तों को भी नहीं पता ये वक्त के चीफ जस्टिस के भाई का केस है, मेरी अदालत में भाई का केस है। इत्तेफाक से मेरिट पे वो फैसला उनके हक में हो गया और ये बात उन्होंने की। और तब मुझे पता लगा कि इसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के भाई इसमें हैं। तो अब बताएं इसमें कि जब एक आदमी और सिटिंग एट द हाईएस्ट वेब ऑफ द प्रोविंस, इंस्टीट्यूशन का सरबराह, हाँ जी, तो वो ही डिड नेवर डिस्क्लोज एनीथिंग, इवन मेरी हवा को भी नहीं पता कि ये। तो फिर ये लोग कहते हैं कि जी वो ये वाला भी तो एस्पेक्ट लोगों के सामने आना चाहिए। ये बातें भी तो लोगों को पता होनी चाहिए कि वक्त का चीफ जस्टिस, इस वक्त वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है और उसके भाई का केस आपकी कोर्ट में है। जी जी। और आपके फरिश्तों को भी नहीं इस बात का पता कि ये चीफ जस्टिस के भाई का केस है और आपने मेरिट के ऊपर फैसला किया कर दिया। मैं आपकी बात को सर सेकंड करूंगा, एक एग्जांपल उनकी और कोट करूंगा। जी जी। कि मेरे वालिद साहब के भी कोलीग रहे हाई कोर्ट में, माशाल्लाह। तो उन्होंने उस वक्त ये बात मेरे मरहूम वालिद मोहतरम जनाब जस्टिस मुनीर मुगल साहब ने मुझे खुद सुनाई थी। मैं गाड़ी में जा रहा था और मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था जब उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। ठीक है। तो गाड़ी को झंडा भी लगा हुआ था उस वक्त हाई कोर्ट का। जब हम जा रहे थे एक सरकारी फंक्शन में, ड्राइवर नहीं आया तो गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि चीफ जस्टिस साहब ने अपने बेटे को जो वकील बनाया ना, उसको वकालत से भी रोक दिया कि जब तक मैं चीफ जस्टिस हूँ ना बेटे आप वकालत भी ना करो। ये गुनाहगार अपने कानों से मैंने अपने मरहूम वालिद साहब की बात सुनी हुई है। तो बात यह है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वो बहुत ही ईमानदार जज हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो हमें जो है हर वक्त जो अपने नाजरीन को हम एक अपनी जुडिशरी के बारे में नेगेटिविटी बताते रहते हैं कि ये जुडिशरी कुछ नहीं कर रही, इस जुडिशरी पे दबाव है, जज दबाव में है, जजों को ये कर दिया, उसको टेलीफोन चला गया। भाई ये मेरा ख्याल है कि अगर चले मान लिया कि आप दुरुस्त कहते हैं, 100 में से सर ये कितना 5% होगा या 2% होगा? 0.1 इतनी गुंजाइश तो अल्लाह ताला ने भी सबको दी है। हो सकता है कि कोई अगर कर रहा हो तो मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन ये देखें उसमें भी जो मैंने अर्लियर बताया कि शहबाज शरीफ साहब, कुलसूम नवाज साहब, उसमें भी आपको कोई अप्रोच नहीं किया गया? चीफ जस्टिस यही थे, फलक शेख साहब। अच्छा ठीक है। तो देखें वो नेचुरली देयर मस्ट हैव बीन सम प्रेशर और समथिंग in his knowledge, but he did not convey even a single word to me, or whatever was done in acceptance of the nomination papers, that was solely on me. तो वो मैंने जब एक्सेप्ट किए, देखें इससे बड़ी क्या हो सकता है कि जो सिटिंग उस वक्त गवर्नमेंट थी वो प्योरली इनके अगेंस्ट थी। और फिर इनके वो सऊदीया में बैठे हुए थे, यहाँ नॉमिनेशन पेपर फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन एक्सेप्ट हुए और फिर उन्होंने ऊपर से या किसी कार्नर से भी मुझे ये कन्वे नहीं हुआ भाई ये इधर करना है या उधर करना है। तो फिर इससे ज़्यादा दयानतदारी और इम्पार्शलिटी क्या हो सकती है? बिल्कुल ठीक फरमाया सर। क्या ऐसे जजेस को सदारती वार्ड के लिए नामजद नहीं करना चाहिए? बिलाशुबा उन ऐसे दयानतदार बंदे, और फिर देखें ही वॉज प्रोटेक्टिंग मी, मतलब देखें हो सकता है ये अब वो जाने, मेरी तो उनसे मुलाकात ही नहीं हुई, तो ना मैंने उन्होंने कभी आज़ार किया तो ना मैंने किया। तो लेकिन ये देखें मैं तो अपने दिल की आवाज़ बता रहा हूँ। शुक्र है कि आज मुझे मौका मिला, मैंने ये आज़ार कर दिया, नहीं तो ये भी आज़ार नहीं होता। तो बड़े बड़े यहाँ स्टालवर्ट अल्लाह के फजल से बैठे हुए हैं। जुडिशरी को ऐसे बदनाम जो कर रहे हैं, अल्लाह इनको हदायत दे। मेरी तो दुआ है। सर वो एक पंजाबी का मुहावरा है, बद नालों बुरा बदनाम। हाँ जी। तो जिसकी वो बदनामी लोगों के मुंह पे आ जाए ना, छोटा सा उसका कोई गुनाह हो जी जी, तो लोगों के मुंह पे आ जाए तो वो बेचारा बहुत ज्यादा बदनाम हो जाता है। हाँ। और जो किसी ने कोई बड़ी बुराई की हो वो छुपी रहे, हाँ जी। वो बेचारा छुपा रहता है। और जो लोगों के मुंह पे जिसका गुनाह आ गया या किसी ने देख लिया, उसको 2 को 10 करके बताया, तो उसका तो हाल ही बुरा होता है। इस वक्त जो हमारी जुडिशरी है ना, मेरा ख्याल है कि बद नालों बुरा बदनाम वाली जो मिसाल है ना, वो इस पे लगती है। तो बहुत काम कर रही है जुडिशरी के। डिजिट्स को चेक कर लें, ऑनलाइन आ रहे हैं, लाखों मुकदमात की रोज समाअत हो रही है, फैसले हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। जी जी।
तो अच्छा सर, ठीक हो गया सर। आपके पास एक फाइनेंशियल स्कैम का केस भी आपने सुना बतौर जज, डबल शाह। हाँ, वो था मेरे तो पास। वो बताएं कि वो केस जो था, वो पहले तो हैरानगी की बात यह है कि उस दौर में जब हमने भी 2000, आप ही सन जो है वो एग्जैक्ट बताएंगे कब की बात है? 2007 की बात है। पाकिस्तान का मशहूर मालियाती फ्रॉड डबल शाह। डबल शाह वो बंदा था कि जिसको अगर आप 1 लाख रुपए देते हैं तो वो कुछ दिनों के बाद आपको, 15 दिन या महीने के बाद वो आपको 2 लाख रुपया वापस करता था। उस शख्स ने इसी तरह अपना इत्माद बहाल किया और लोगों के करोड़ों रुपया जो थे वो लोगों के उसके पास आ गए। लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से नैब जो था वो हरकत में आया और नैब ने उसे गिरफ्तार किया और बाद में उसके खिलाफ जो है वो मुकदमा चला। वो मुकदमा हमारे जज साहब जनाब मियाँ मुरीद हुसैन साहब की अदालत में चला। सर, ये डबल शाह केस क्या था, ये व्यूअर्स हमारे सुनना चाहते हैं। आपने तो उस केस को सुना, ट्रायल किया, फैसला दिया, ज़रा बताएं सही ये किस तरह का बंदा था कि जो कुछ करता भी नहीं था और वो पैसे लेता था और वो आपको डबल वापस कर रहा था। और सारे मीडिया पे उस वक्त ये आ रहा था कि जी हमने तो लाख दिया है और हमें 2 लाख वापस मिल गया। थैंक यू। वो असल है कि इस स्कैम में बहुत लोग मारे गए। अच्छा। और हुआ ये कि इसका असल नाम था सिब्तुल हसन। अच्छा, सिब्तुल हसन। बाय प्रोफेशन क्या था ये? हाँ, बाय प्रोफेशन ये टीचर था। टीचर था। लेकिन इसने ये तो कौम को सही पढ़ा गया। इसने जो किया, ये टीचर से पता नहीं क्या क्या, उस्ताद से उस्ताद ये साबित उस्ताद था ना जी, कौम का उस्ताद बन के दिखाया उसने। उस्ताद से उस्ताद साबित हो गया। इसने ये लोगों को एल्योर किया कि जी मैं पहले तो इसने महीने बाद डबल पैसे मैं करके दे दूंगा, फिर 2 महीने बाद, अल्टीमेटली ये 70 डेज तक चला गया। अच्छा, डबल अमाउंट देने के लिए। यानी कि अगर आप आज लाख देते हैं तो 70 दिन बाद ये आपको 2 लाख देगा। 2 लाख देगा। ठीक है, 1 महीना 10 दिन, 2 महीने 10 दिन हो गए। और फिर ऐसा लोगों को ये नशा हुआ कि कुछ लोगों को जिनको ये पैसे मिल गए, कोई बंदा वहां से पैसे लेके घर नहीं जाता था, वहीं जमा करवा देते थे, वापस री इन्वेस्ट कर देते थे। और ही उसने बड़ा जी, 1 लाख का जब 10 20 लाख उनके खाते में अपने हिसाब से बना लिया, तो वो मीनवाइल कोई यानी गवर्नमेंट को पता लगा कि ये कोई पैरेलल बैंकिंग है या क्या ये स्कैम है, ये कैसे हो रहा है। और इसने लोगों का एतमाद भी बहाल किया। एतमाद बहाल हो गया। दूसरे ये असल था इनकमिंग बहुत ज़्यादा थी, तो जो आउटगोइंग बहुत कम थी। लोग यानी जो पैसे यहाँ से लेके उससे जाते भी थे वो साथ ही उसको वापस कर देते थे ताकि और को महीने बाद 2 महीने बाद ज़्यादा पैसे ले जाएं। ठीक। तो इस खाते में लोग जमा करवाते रहे और फिर उसको ये प्रॉब्लम था नहीं कि कोई किसी जगह अकाउंट फार करना है जी पैसे कम हो गए हैं। पैसे कम होने या ज़्यादा उसका कोई तल्लुक आता नहीं, वो तो ज़्यादा यानी इवन कमीशन देता था लोगों को कि पैसे इकट्ठे करो। अच्छा, मैंने बहरहाल ड्यूरिंग ट्रायल एक दिन मेरे ऐसे ज़हन में आई कि मैं इससे कम से कम ये तो पूछ लूँ कि भाई शाह जी ये कैसे मुमकिन था कि तुम चंद महीने या चंद दिनों बाद आप डबल पैसे कैसे कर सकते हैं? तो मुझे वो जो जवाब उनका था वो भी वैसे हैरत अंगेज था। अच्छा। वो कहने लगे जी हमने होटल लिए हुए हैं दुबई में, अबू धाबी में होटल लिए हुए हैं, तो ये वहाँ फ़्लाइट हर 3 मिनट बाद या तो टेक ऑफ होती है या लैंड करती है। तो जो पैसेंजर वहाँ उतरते हैं वो उन्होंने इंटरवीनिंग टाइम में कोई होटल उन्होंने लेना होता है, रेस्टोरेंट किसी जगह स्टे करना होता है, वो हमारे होटल में आते हैं। अच्छा। हम उनको लिए वो जो पैसेंजर होते हैं 24 घंटे की बुकिंग करते हैं। ठीक। लेकिन वो पैसेंजर जो हैं उनकी फ़्लाइट आगे 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 6 घंटे बाद। अच्छा सर, इस चीज का उसने कोई डॉक्यूमेंट प्लेस ऑन द रिकॉर्ड किया था आपके पास? ये जो होटल वाली बात है। नहीं, ये तो ज़ुबानी कलामी। अच्छा, ये ज़ुबानी ही बता रहा है कि मेरे होटल हैं और हर 3 मिनट बाद फ्लाइट आती है और हम वो मेरा बिजनेस वो अपनी जस्टिफिकेशन देने लगा। अच्छा, ओरली दे रहा है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं कोई की उसने। ठीक। अच्छा, मैंने तो ये कि वो चूँकि 6 घंटे 4 वो अगर बुकिंग हम 24 घंटे की करें और पैसेंजर 6 घंटे के बाद वो चले जाएं और हम उसको दोबारा बुकिंग कर लें
तो 12 घंटे, और फिर अगर घंटे हम 3 बार 24 घंटे में बुकिंग करते हैं, लेकिन 24 घंटे के पैसे 3 बार लेते हैं। अच्छा। और फिर ये कि वहाँ जो होटल में स्टे करता है कोई, वो खाना पीना भी करता है, वो अपनी ड्रेसिंग चेंज भी, ये जो उसके लवाजमात हैं वो पूरे करता है। तो इस दौरान भी खाने के पैसे भी हम दुगने तिगने ले देते हैं। तो ये अगर पॉसिबल है, हम एट ए टाइम एक दिन में 24 घंटे में डबल शेड के हम ट्रिपल कर लेते हैं, तो यहाँ मुझे देने में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा। तो मैं एक मरला बहरल ऐसा आया कि उसने कहा जी ऐसे करें कि मुझे कोई जगह सेपरेट थोड़ी सी एक कमरा दे दें, तो मैं लोगों के पैसे वापस कर देता हूँ। अच्छा, ये उसने आपकी कोर्ट में कहा? हाँ, ऑफर की उसने। ऑफर की। प्ली बार्गेन नहीं, प्ली बार्गेन तो बाद में वो मैं बताता हूँ उसमें। वो ये मुझे ये हुआ कि चलो इन लोगों की भलाई हो जाएगी, हो सकता है इसने किसी जगह पैसे रखे हुए हैं, ठीक, तो वहाँ से ये किसी को कहे तो पैसे आ जाएं, तो जो लोग बेचारे लूटे गए हैं उनको पैसे मिल जाएं। तो मैंने कहा ठीक है, नैब वाले थे, मैंने अपने प्रोसिक्यूटर थे, एडिशनल प्रोसिक्यूटर, उनको भी कहा कि भाई थोड़ा सा इसको एक कमरा मेरे साथ ही अलमात का ज़रा खाली कर देते हैं, तो बहरहाल भाई चेकिंग रखनी है, कहीं आगे पीछे ना हो, तो इसको स्पेयर कर दें, तो मोबाइल भी दे दें, इसको फ़ोन दे दें। वो उसको वाकई वहाँ रखा गया, लेकिन उसने जब 1 2 4 फ़ोन किया, किसी ने रिस्पॉन्ड ना किया, तो फिर मेरे पास मायूस हालत में आ गया। तो मैंने कहा जी शाह जी बताओ कोई हाथ पड़ा है किसी जगह? कहता जी वो तो आप कोई फ़ोन नहीं अटेंड करता। अच्छा। मैंने कहा फिर शाह जी अब कोई नहीं अटेंड करेगा, पैसे जहाँ जहाँ हैं इनको नैब वालों को बता दो, ताकि जहाँ जहाँ हैं ये कलेक्शन कर लेंगे, तो वहाँ से कलेक्शन करके जो लोग मारे गए हैं बेचारे उनको मिल जाएंगे। लेकिन ये बात वो ऐसे करता था कि जी मैंने कोई ज़ाती हैसियत में पैसे नहीं रखने, तो ना रखे हैं, ये पैसे जहाँ भी हैं सारे के सारे मैं इन नैब को दे दिए। और इसमें पेट्रोल पंप भी थे, इसमें और थे ये पेट्रोल पंप। हाँ, अच्छा, उसने यानी कि आगे प्रॉपर्टी भी बनाई, प्रॉपर्टी इन्वेस्ट नहीं, उसने सारे पैसे सारे पता नहीं जितने भी, बहरहाल उसके पेट्रोल पंप भी थे। अच्छा। और उसके अच्छे भले ये कोठियाँ थी, ठीक है, और अच्छी भले उसने इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह की हुई थी। ठीक है। तो वो फिर सर ये स्कैम कैसे बना? अगर ये भी एक सवाल उठता है कि अगर वो पैसे ले रहा है और जाके वो पेट्रोल पंप खड़ा कर रहा है, बिल्डिंग खड़ी कर रहा है, होटल बना रहा है, या ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जी जी, तो फिर ये स्कैम कैसे हुआ? नहीं, असल ये हुआ, वो मैंने पहले जो गुजारिश की है कि वो इनकमिंग बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, आउट गोइंग बहुत लेस थी। तो उसकी कंप्लेंट किसी ने की थी पहले वो कि ये देखे ना, मैं पैसे मैंने इन्वेस्ट किए सर, जी जी, अब मैं लेने गया, मैंने 20 लाख लगाया, मुझे 40 मिलना था, तो मुझे नहीं दिया, तो किसी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की कि सर मैंने इसको इन्वेस्ट किया था 20 लाख और 40 ही अपने वादे के मुताबिक वापस नहीं कर रहा। नैब ने उसको पकड़ा कैसे? नैब ने उसको ऐसे पकड़ा कि कहीं मुशर्रफ साहब सियालकोट एयरपोर्ट की इनाग्रेशन के लिए कहीं गए। अच्छा, जनरल मुशर्रफ साहब उन दिनों वो थे, और जब वहाँ एक कंप्लेंट मतलब ऑफिशियली गवर्नमेंट लेवल पे हुई कि जी ऐसे ये हो रहा है, तो इसमें पता नहीं कौन इनको स्पॉन्सर कर रहा है इसको, नहीं तो अदरवाइज। अच्छा, ये जो कंप्लेंट थी ये मतलब एक किस्म की, ये डायरेक्ट तो कोर्ट का दरवाजा तो नॉक नहीं किया ना किसी ने? नहीं, ये तो हाई लेवल पे होता है ना, किसी को कोई शिकायत कर देता है कि जी यह मामला इतने हो रहा है, देख लो। जी हाँ, तो फिर वो उन्होंने इंटेलिजेंस की कोई ड्यूटी लगाई या जैसे भी किया, फिर वो हायर लेवल पे यानी आए, और बोरियां नोट वहां थे, बोरियों में पड़े हुए थे, 5,000 एक लिहाज से सर ये देखा जाए तो उसके पास तो फिर वो कमरे भरे हुए थे, जो बैलेंस था लोगों का, जो कैश था वो तो पड़ा हुआ था बहुत ज्यादा, लेकिन जितना उसने लिया था वो उस हिसाब से तो कम ही होगा लाजमी, ठीक है, लेकिन वो कमरे भरे हुए थे, और इवन लोगों ने डिग्गियों में रख के ले जाने की कोशिश की जो उन्होंने पकड़ लिया। इतना पैसा था। तो जो वहाँ शनीद हुई, मुझे पता लगा कि ऐसे हुआ है, और वहाँ से डिग्गियों से रिकवरी की गई, ठीक है, और कमरों से भी रिकवरी हुई, बोरियों में नोट लाए गए, और फिर ये स्टेट बैंक के वो जो थे क्लर्क, उनको बुला के ये काउंटिंग हुई, ठीक है, मशीनें लगा के हुई होंगी, मशीनें लगा के, हाँ मशीनें लगा के, करेंसी काउंटर। तो फिर अल्टीमेटली ये हुआ जब केस ट्रायल हुआ,
तो जब केस ट्रायल हुआ तो इसमें उसने कहा जी मैं एडमिट करता हूँ, मैंने किया है ये काम सारा, मैंने वो अपने हिसाब से जी मैंने गुड फेथ किया है, तो मैं कन्फेशन करता हूँ अच्छा कि मैंने इतने सारे पैसे लिए हैं और मैं ये देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मिले जितने भी हैं ले लें। मैंने फिर उसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया। ठीक है। तो मैक्सिमम जो पनिशमेंट थी वो थी 14 ईयर। ठीक है। तो वो मैंने 14 ईयर उसको पनिशमेंट कर दी, अच्छा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। और दूसरी उसका ये जो टोटल अमाउंट जो बन रही थी वो तकरीबन 7 बिलियन थी। अच्छा, तो 7 बिलियन जो मुझे अब याद आ रहा है कि 3 या मोर देन 3 बिलियन तो रिकवर हुई थी, जो लोगों को रीइंबर्समेंट रिफंड कर दी गई। तो असल है कि कुछ ऐसे भी हुआ कि बापर्दा कुछ लोग थे जिन्होंने क्लेम ही ना किए। अच्छा। वो पैसे अगरचे उनके थे जमा, तो उन्होंने करवाए डबलिंग के लिए, लेकिन हो सकता है उनकी क्या मजबूरी थी, क्यों उन्होंने क्लेम नहीं किए। कई लोग होता है वो डरते हैं कि यार हम एक ऐसे मुहज़्ज़िब सिटीजन है कि सूद के ज़मरे में ना आ जाए, मेरा पर्दा रह जाए सारी जिंदगी, होता है ना कि इस तरह के लोग भी होते हैं। मे भी वैसे लोग हों, उन्होंने अल्लाह पे छोड़ दिया हो कि यार वापस ही नहीं लेते। जी हाँ, वो ऐसे ना उन्होंने फिर क्लेम कम तकरीबन जो मुझे बाद में पता लगा कि क्लेम। सर ये सजा कौन से ईयर में हुई इसको? 2007 में? 14 में 2014 में हुई और 14 साल की कैद हुई। 14 साल की। तो उसमें जो दिन रात मिला के वो काउंट हुए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है 382 बी जो है उसका फायदा सीआरपीसी का दिया गया, जो भी कानून के मुताबिक जो उसके। अब तो वो बरी हो गए होंगे। नहीं, वो फिर हुआ ये पनिशमेंट भुगत के जब गए साहब, तो फिर बाद में को पता चला कि उसको पता नहीं खुद मर गया, नेचुरल डेथ। अच्छा, डेथ हो चुकी है, तभी मौत हो गई है यहाँ कोई, या कैसे मुझे फिर उसका पता नहीं। सर एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारी नेशन के ऊपर भी आता है, मीन हैसुल कौम भी आता है कि हम शायद पता नहीं हालात के मारे हुए हैं, हमारे फाइनेंशियल हालात इस तरह के कि हम मौका तलाश कर रहे होते हैं कि यार कोई मुझे ऐसा रास्ता मिल जाए कि मैं जो है जहाँ पे रुका हुआ हूँ वो मैं इससे आगे चला जाऊँ। तो बाई हुक और क्रुक इसके साथ ये भी है। तो मेरा ख्याल है कि ये बंदा जब इसने ये स्कैम जो भी है, आपने इसका ट्रायल किया, इसको स्कैम कहते हैं, और जब इसने ये स्टार्ट किया तो आप देखें कि कितनी बड़ी जो तादाद थी लोगों की, वो अपना कैश लेके, मेरे ख्याल है औरतों ने वो जेवर भी उतार के ना और वो दे दिए होंगे, जी ये दे दो, क्योंकि मजबूर हैं लोग। वो कहते हैं यार 2 का 4 लाख मिल रहा है, मैं बच्ची की शादी कर लूंगा, मैं किसी को मोटरसाइकिल ले दूंगा, मैं ऊपर की मंजिल डाल लूंगा, बच्चा ब्याह लूंगा, वो ये चीजें होंगी ना। जी जी। तो लोगों को भी वैसे ये देखना चाहिए कि वो जांच पड़ताल करें, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें देखें उसे कि ये झूठ है या सच है। एक बंदा आके बैठा है और वो डबल जो है वो आपको पैसे वापस दे रहा है, अगर तो वो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड आदमी है, बाकायदा उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, तो गवर्नमेंट उसे इजाजत देती, वहां पे तो ठीक है। इस तरह की जो चीजें हैं ये हमारे लिए एक प्रेसिडेंट मेरा ख्याल है, अगर हम इसको समझे तो जी जी आइंदा फ्रॉड से बचने के लिए। जी जी ठीक हो गया। लेकिन वो पंजाबी की एक कहावत है, जितनी देर तक लालची जिंदा ना फ्रॉडिये भूखे नहीं मरते। बिल्कुल ठीक है सर। सर आप गोजरा में भी जज रहे जी जी, और आपने जो है गोजरा के अंदर बतौर जो है एडिशनल सेशन जज काम किया। जी जी। तो गोजरा का कोई आप ऐसा वाकया सुनाना चाहें व्यूअर्स को? ये ऐसे हुआ जी, मैं इनफैक्ट पोस्टेड था टीटी सिंह, टोबा टेक सिंह में, ठीक, परमानेंट पोस्टिंग मेरी वहाँ थी। लेकिन वो एडिशनल सेशन जज साहब जो मेरे से वहाँ गोजरे थे, ही वॉज ट्रांसफर्ड, वो ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन 8-10-15 दिन कोई उनका सब्स्टिट्यूट ना आया। ठीक। मुझे हाई कोर्ट से वो मेरी ड्यूटी गोजरा में भी लगा दी गई अल्टरनेट वीक पे। ठीक है। तो मैं वहाँ पहले ही दिन जब गया तो मेरे सामने एक के वकील साहब पेश हो गए, तो केस पेश हुआ, तो मुझे कहते कि जी मेरी बहस सुन लें। ठीक है, पहले ही दिन। ठीक है। मैंने थोड़ा ये कि हमारी ये ट्रेडिशन है कि जब हम पहले दिन जाते हैं तो वो चेक करते हैं पेंडेंसी कितनी है, स्टाफ कितना है, फाइलों को एग्जामिन करना, सारी चीज़ों को देखना, प्रोसिक्यूशन ब्रांच कैसे काम कर रही है, बाहर का बिहेवियर क्या है, बाहर कैसे, ये सारा मतलब चेक करते हैं।
लेकिन और ये ज़रूरी भी है कि जज के लिए जी सारी चीज़ों को देखें पहले से होना चाहिए, कितनी डिपेंडेंसी है, ये स्टाफ क्या है, प्रोसिक्यूटर, ये मतलब सारी होनी चाहिए। लेकिन वो मुझे ना कहें कि नहीं जी मैं ये डिफेंस काउंसिल भी आ गए हैं तो मैं कंप्लेनेंट काउंसिल हूँ, तो ये मेरी बहस ना हर सूरत सुने। पहले भी मैंने पहले जो जज साहब थे उनके सामने भी बहस 2 बार की, वो फैसले पे रखा हुआ था तो उनकी ट्रांसफ़र हो गई। तो आप ताज़ा मैंने तैयार की हुई है, मेरी बहस सुने। मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट जैसे था, मैंने बताया कि रिलक्टेंट था कि चले कल सुन लेंगे, लेकिन वो कहने लगे नहीं मेरी बहस ज़रूरी सुने। मैंने कहा चले करते हैं, लेकिन मुझे 5 मिनट दें, मैं ज़रा ना फाइल तो देख लूँ मुझे इसमें मतलब वकील साहब ने इसरार किया नहीं जी नहीं आज ही आप सुने आज ही करें। मुझे ये फील हुआ कि ये शायद ये सोच रहे हैं कि पता नहीं ये फैसला नहीं करना चाहता या इसको कोई कॉम्पिटेंस में कमी है। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, मैं ज़रा मैंने वहाँ बैठे बैठे कोर्ट में ही वो पढ़ ली फाइल। तो वहाँ बैठे बैठे मैंने फिर फैक्ट्स भी उसके जो FIR के थे लिखवा दिए। तो साथ थोड़ी सी वो शहादत भी वो थोड़ी थी, वो उसमें असल जो मामला था वो ये था कि 3 असेलेंट एलिजिडली ठीक है किसी कमरे घर में एंटर हुए और उसमें एक कमरे में गए और एक जो असेलेंट है उसने उस मकतूल को गोली मारी अपने वो पिस्टल से। ठीक है। तो वो पिस्टल की सीधी गोली उसके सीने पे लगी और आर पार हो गई, डेथ हो गई मौके पे। और वो मतलब उसी वक्त ये सारे फ्लड हो चले गए। अच्छा ये जो जिसने वो शॉट किया था फायर जिसका लगा था वो PO हो गया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या इश्तिहारी हो गया, इश्तिहारी मुल्ज़म हो गया, इश्तिहारी हो गया। वो सरेंडर ना किया। दूसरे जो थे जो वो गुड फेथ हो सामने आ गए, उन्होंने अरेस्ट दे दी। जब अरेस्ट दे दी तो केस ज़रा चला। तो शहादत में मैंने जब शहादत पढ़ी तो शहादत में ये था कि जी कोई ना तो किसी दीवार पे कोई फायर का निशान है, ना कोई वहाँ एक खौल के अलावा कोई खौल मिला है। ठीक। तो कोई ऐसी उसमें रिकवरी भी नहीं है। तो बहरहाल वो मुल्ज़म फेस कर रहे थे ट्रायल। मैंने जब ये सारा देखा, मैंने 2-3 क्वेश्चन उन्हें किए। मैंने कहा जी ये ज़रा बताएं कि ये 3 एलिजिड असेलेंट थे, तो इनमें से फायरिंग किसने की? उन्होंने कहा जी फलाने ने, तो वो तो PO हो गया। तो फिर मैंने कहा इनका क्या रोल है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जी एरियल फायरिंग की, इनके ये ना होते तो वो फायर ना करता तो ये बंदा ना मरता। ये जो जैसे उन्होंने सर 2 मिनट आखिरी प्रोग्राम के जी। अच्छा तो मैंने बहरहाल फिर वो यही किया कि उसको मैंने ना फैसला कर दिया, उसको एक्विट कर दिया उन दोनों को उसी वक्त ही। तो मैं रिटायर रूम गया तो मेरा रीडर दौड़ता हुआ आया। वो कहता कि जी ये जो पिछले जज साहब थे उन्होंने तो इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी हुई थी, तो आपने उनको बरी कर दिया। मैंने कहा भाई जो मैंने फैसला किया मैंने अपने हिसाब से किया, उन्होंने जो किया होगा अपने हिसाब से किया, लेकिन उन्होंने अनाउंस नहीं हुआ ना, तो अनाउंस नहीं किया, लिहाजा मैं खुद जिम्मेदार हूँ। अच्छा, लेकिन यहाँ से जो मुझे साबित मतलब मुझे जो तकवीयत मिली, एक उसूल तय हुआ मेरे लिए, वो ये कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं, जो बाहर है वो कब्र में नहीं। देखें अगर खुदा ना आता मैं उस दिन उनकी ट्रांसफ़र एक दिन पहले ना होती, उस दिन जिस दिन फैसला करना था तो उसको फांसी की सज़ा हो गई थी, तो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में पता नहीं कब वो निकलते। ये अल्लाह की तरफ से जिसने बचना है बच जाना, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सर आखिरी मिनट में आप हमारे जो यंग लॉयर्स हैं जो जज बनना चाहते हैं या वकील बनना चाहते हैं, आप उनको क्या नसीहत करते हैं? 60 सेकंड है। हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि अपने दिल से इस ईमानी कुव्वत से ये तहिया कर लें कि मैंने इंसाफ करना है। अगर उसने ये जुडिशरी ज्वाइन करनी है, तो दिल से पुख्ता ईमान कर लें कि मुझे मैंने इंसाफ करना है। और अगर दिल से पक्का वो
यकीन कर लेंगे या वादा कर लेंगे, कभी उन पे कोई अल्लाह ताला तकलीफ नहीं आने देगा। सारे मैंने देखा है कि जो जो मेरे से बहुत ऑनेस्ट लोग, बहुत कॉम्पिटेंट, मैं सारों को अप्रिशिएट, मतलब उन पे कभी कोई हर्फ नहीं आया और अल्लाह ने उनको भी रोज़ी और बेहतर रोज़ी दी है और हलाल की रोज़ी में वैसे भी बरकत है। और मैं यही कहूँगा कि हमारी जुडिशरी ऑनेस्ट है, अल्लाह इन्हें कायम दायम रखे, इसी तरह सलामत रहे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। आज के हमारे मेहमान थे मियाँ मुरीद हुसैन साहब, साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। जज साहब ने हमें बहुत से वाक़यात सुनाए, बहुत से अहम मुकदमात उनके अदालत में ज़ेर समात रहे, जिसमें सबसे मशहूर मुकदमा डबल शाह केस था। नाजरीन, जज साहब का कहना कि अगर आप एक मजबूत जज बनना चाहते हैं, इंसाफ करने वाला जज बनना चाहते हैं, इंसाफ के तराजू को तोड़ना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर कुव्वत ईमानी को मजबूत रखना पड़ेगा। अगर आप अपनी कुव्वत ईमानी को अंदर से मजबूत रखेंगे तो आप कामयाब भी हो जाएंगे, आप दुनिया में भी सुरखरू होंगे और आखिरत में भी सुरखरू होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान एडवोकेट फवाद मुनीर मुगल को इजाज़त दें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।